पूरा दिन बोरसी के आगे हाथ तपाते ही गुजर जाता है। बोरसी यानी अंगीठी, अंगीठी के आगे ही हाथ तापते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के वक्त धूप की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, पर हम तो यहाँ सूरज की आस लगाए हुए बैठे हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, पूरे 10 दिनों से सूरज लापता है और हम बैठे हुए यहाँ पर। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लैंग्वेज लर्नर्स। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है फसलों के त्योहार। तो अभी आपने सुना मैं खिचड़ी के बारे में बात करी थी, तो अब ये खिचड़ी क्या है? खिचड़ी खाने की चीज़ है, हाँ वो खाने की चीज़ है, पर यहाँ खिचड़ी का अर्थ कुछ अलग है। यहाँ खिचड़ी का अर्थ है एक त्योहार। आप जानते हैं कि पूरे भारत देश में जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में जब बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद जो फसल खड़ी होती है वो फसल जब वो काट कर अपने घर लाते हैं तो एक खुशी मनाते हैं, एक जश्न और एक उत्सव मनाते हैं। तो ऐसा ही एक उत्सव है बिहार का, जिसका नाम है खिचड़ी, जो फसल के आने पे उसकी खुशियां बांटने के लिए त्योहार है। तो आइए उसके बारे में और आगे जानते हैं। तो आज सुबह तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर घर में हो रही चहल पहल, बार बार चंपाकल के चलने की, उससे पानी गिरने की आवाज़, चंपाकल यानी कि हैंड पंप, उससे जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ से अब पता चल रहा था कि अब सुबह हो गई है। और बार बार किसी के हाथ लगाने की आवाज़, जा भाग के देख केरा के पत्ते आए कि ना। उसका अर्थ होता है कि जा भाग कर देखो जो केले के पत्ते हैं वो आ गए हैं या नहीं। या फिर जो दूसरी आवाज़ आती है, आज इन लोग के उठे के नहीं खेका, यानी कि आज इन लोगों को उठना है या नहीं उठना है, जा जल्दी तैयार हो खस, यानी कि उन्हें बोलो कि जल्दी तैयार होकर आ जाए। अब तो भाई उठने में ही उनकी भलाई थी, तो वो सब उठकर नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार होकर, क्योंकि आज उत्सव है तो अच्छी तरीके से तैयार होकर वो सब एक कमरे में इकट्ठा हुए। और उनके वहाँ दादा दादी चाचा सब लोग वहाँ थे और उन्होंने सफ़ेद चकचका मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। अब मांड यानी कि क्या? मांड यानी कि चावल का पानी, हम इंग्लिश में उसे स्टार्च भी कह सकते हैं। वो उसे लगाने के बाद सफ़ेद कपड़े एकदम चमक उठते हैं, तो वो लगी हुई धोती और कुर्ता पहना हुआ था। तभी उस बच्ची के पापा ने कहा, ऐसन टाढ़ खिचड़ी में हम पहले कब्बो नहीं देखे, जो सारा कनकना देह कनकना देता। यानी कि जो खिचड़ी फेस्टिवल है उसके वक्त इतनी ठंडी कभी नहीं हुआ करती थी, जो सारे देह में यानी कि सारे शरीर में कनकना दे, यानी कि पूरे ठंड से कांप उठे हमारा शरीर। वैसी ठंडी अभी तक हमने कभी नहीं देखी थी। उस बच्ची ने सोचा शायद धोती में आज पापा को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। तो अब वहाँ पापा और चाचा ने कुछ ऐसी बात चल रही थी। सामने मचिया यानी कि जो हमारी खाट होती है, खटिया होती है, उसका छोटा स्वरूप, यानी कि छोटी खटिया भी हम कह सकते हैं, उसे कहते हैं मचिया। तो उसकी मचिया पे उसकी दादी बैठी थी। दादी ने आज अपने बाल धोए थे, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सेमल के रुई के हल्के फुल्के बाल, बिल्कुल सेमल की रुई जैसे थे, हल्के फुल्के एकदम सफ़ेद सफ़ेद से, बिल्कुल धुली धुली लग रही थी उसकी दादी आज। गौर से अगर देखो तो भी एक काला बाल नज़र नहीं आता था उनके बालों में। तो अब वैसा हुआ, और दादी के सामने केले के पत्ते रखे थे, वो भी एक कतार में। उनमें चावल, मीठा, गुड़, चावल, मीठा, तिल आदि सभी चीज़ों के छोटे छोटे ढेर बनाए हुए थे। अब दादी ने सबको कहा कि आप इन सारी चीज़ों को छुओ और उन्हें प्रणाम करो। अब दादी ने कहा तो सबने ऐसा किया, उन्हें छुआ, उन्हें प्रणाम किया। अब क्या हुआ, तो इन सभी चीज़ों को एक ढेर बनाया, सभी चीज़ों को इकट्ठा किया और उन्हें दान में दे दिया गया।
अब उसमें क्या हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो लिखे हैं कि इकट्ठा होकर केले के पत्तों को कतार में रखना, फिर तिल, मीठा यानी कि गुड़, चावल आदि इन चीज़ों को छूकर प्रणाम करने के बाद उन्हें दान में दिया जाता है। ये खिचड़ी की बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब क्या होता है, ये जो हमारी छोटी सी बच्ची थी उसकी एक दीदी भी थी जिसका नाम था अप्पी, उसे वो कहते थे अप्पी दीदिया। आज वो तो बुरी फंसी गई थी, बुरी फंसी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी। तो वो क्या करती, पर आज फरमाइशी नाश्ता तो नहीं चलेगा। अब फरमाइशी यानी कि उसका मनपसंद नाश्ता वो आज नहीं बनेगा, आज खिचड़ी जो है, तो आज खिचड़ी और चूड़ा दही ही खाना पड़ेगा। अब चूड़ा दही वो पोहा और दही का एक ट्रेडिशनल स्वीट उससे बनता है, उसे कहते हैं चूड़ा दही। तो वो चूड़ा दही ही खाना पड़ता। सभी ने खाया और उसके बाद गया एक शहर का नाम है जहाँ के तिलकुट ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो तिलकुट, वहाँ के जो तिल, गुड़ और चीनी के जो तिलकुट थे वो बड़े चाव से खाए। अब खाते खाते वो बच्ची सोच रही थी कि हम अभी जो खिचड़ी बना रहे हैं वो कितनी अलग है, कितनी अच्छी है। अब जो वो स्कूल में वो खिचड़ी बनाती थी उसकी कुछ बात ही अलग थी। कैसे? क्योंकि वो छुट्टी का दिन था, नाव में बैठकर गंगा मैया की सैर, फिर टापू पर बालू के मैदानों में पतंग उड़ाना या फिर उसकी कोशिश करना, कितना मज़ेदार था सब। वो अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करती थी तो वहीं दूसरी ओर गुरुजी, विमला दिद्दा, जिलमिट भैया, आनंद जी, ये सब ईंटों से बने चूल्हे जो हमारे गांव में अभी भी देखने मिलते हैं, ईंटों से बने चूल्हे, उन पे वो बड़े बड़े कड़ाहो। अब कड़ाहा यानी क्या होता है, हमारे घर में नॉर्मल जो छोटी छोटी कड़ाही होती है उनका बहुत ही बड़ा स्वरूप, उन्हें वो बड़े बड़े कड़ाहों में वो खिचड़ी बनाया करते थे। अब ये सारे जो बच्चे हैं वो भी अपने पतंग को थोड़ा आराम देते थे, उन्हें सुस्ताने का मौका देकर सबकी मदद करते थे, मटर छीलते थे, प्याज काटते थे, इसमें उनकी मदद करते थे। कितनी, उससे बाद उस बच्ची ने वैसी खिचड़ी कभी खाई ही नहीं, ऐसी खिचड़ी उसे दोबारा खाने नहीं मिली। चाहे ढंग ऐसा हो वैसा हो, कैसा भी हो, पर ये होता है खुशियों का त्योहार। अब हमने देखा बिहार में मनाए जाने वाली खिचड़ी के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पूरे भारत के सभी हिस्सों में फसल से जुड़े, जब फसल हमारे घर पे आती है, किसान काट के लाता है, तो पूरे भारत में कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है, फसल का त्योहार मनाया जाता है। जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, फिर तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उसे पतंग का पर्व भी कहा जाता है। वैसे बहुत सारे जश्न मनाए जाते हैं। कुछ लोग अपनी जो फसल अपनी यहाँ आई है उसकी खुशी का इजहार करते हैं और कुछ लोग उस उम्मीद में भी खुश होते हैं कि अब पाला यानी कि ठंड कम हो जाएगी, उस उम्मीद में भी कई लोग खुश होते हैं। और कोई लोग इस बात में भी खुश होते हैं कि जो सूरज की गर्मी होगी उससे हमारे खेतों में जो फसल है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो अब चलिए भारत के दूसरे राज्य यानी कि झारखंड के सरहुल के बारे में भी तो अब जानते हैं झारखंड में मनाया जाने वाला फसल का त्योहार जिसका नाम है सरहुल। अब सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल के पेड़ की पूजा करना। और जो आदिवासी लोग हैं वो आमतौर पे प्रकृति की पूजा तो करते ही हैं, पर जब वो सरहुल का त्योहार मनाते हैं, वो उत्सव मनाते हैं, तो उस दिन वो खास करके साल के पेड़ की पूजा का महत्व ज़्यादा होता है। अब संथाल लोग इसे फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो औराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं, क्योंकि उस सरहुल का जो समय है उस वक्त साल के पेड़ों पे फूल आने शुरू हो जाते हैं और जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो जो सरहुल का त्यौहार है उसमें 4 दिन का उत्सव मनाते हैं।
तो पहले दिन क्या होता है कि स्त्री पुरुष जो होते हैं वो रात भर नाचते गाते रहते हैं। छोटी छोटी घाटियाँ फैली होती है, उसमें लंबे लंबे साल के पेड़ होते हैं और उसमें अपने एकदम धोए लिपे पुते करीने से बुहारे। अब करीने से बुहारे का मतलब होता है एक ही कतार में एक घर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पूरे पंक्ति यानी कि कतार में जो घर होते हैं उसे करीने से बुहारे कहते हैं। तो करीने से बुहारे और एकदम नए तरीके से धोए सजाए घरों के सामने वो कमर में बाहें डाल के वो नृत्य करते हैं और वो जश्न पूरे दिन चलता है। और उसके बाद यानी कि दूसरे दिन में क्या होता है कि दूसरे दिन वो घर घर जाकर फूलों के पौधे लगाते हैं और वो चंदा मांगने की भी प्रथा वहाँ पे है। तो चंदे में वो क्या मांगते हैं? पैसे? बिल्कुल नहीं, वो पैसे नहीं वो मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं वो? मुर्गा, चावल और मिश्री। वो दूसरे दिन पौधे लगाना और चंदा मांगने का होता है और फिर पूरे दिन खाने पीने और खेलों का दौर चलता है। यानी कि ये हो गया दूसरा दिन। अब तीसरे दिन जाकर वहाँ पूजा होती है, यानी कि जो साल के पेड़ की पूजा है वो तीसरे दिन पे होती है। और उस पूजा के बाद सभी लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का फूल, तीसरे दिन की पूजा जिसके बाद सरई का फूल पहनते हैं। तो हमने ये जाना सरहुल का त्योहार। तो अब जानते हैं पोंगल के बारे में। तो हमने पहले देखा झारखंड का सरहुल, तो अब जानते हैं तमिलनाडु के पोंगल के बारे में। अब फसल का जो त्योहार होता है वो तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। और उस दिन क्या होता है कि जो खरीफ की फसल है वो कटकर घर आती है। अब खरीफ की फसल यानी क्या? तो खरीफ की फसल यानी कि जो बारिश के शुरुआती दिन होते हैं, उन शुरुआती दिनों में उस बीज को बोया जाता है और जब सर्दियाँ आती है तो वो बीज एकदम फसल के रूप में बन जाते हैं, यानी कि वो फसल बन जाती है, उसे काट कर घर लाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। यानी कि सर्दी की जो फसलें होती है, चावल, अरहर आदि, उसे क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल। तो पोंगल में खरीफ की फसल घर आती है, उसके लिए वो उत्सव मनाते हैं। उसका उत्सव कैसा होता है? तो वो लोग मिट्टी का नया मटका लेकर उसमें चावल, दूध, गुड़ डालकर धूप में उसे धूप में रखा जाता है। तो जो नया मटका उसमें जो नए चावल है, जो हमने नए चावल फसल के आए हैं, वो नए चावल, उसमें गुड़, उसमें दूध सब डालकर उसे धूप में रखा जाता है। और उसके आजू बाजू यानी कि जो मटका है उसके मुंह पे चारों ओर साबुत हल्दी बांधी जाती है, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ मानी और वो औषधीय गुण भी रखती है। तो वो साबुत हल्दी बांधते हैं और उसे धूप में 10:30-12 बजे तक रखा जाता है ताकि उसमें ऊफा ना जाए। आजकल कई लोग ऐसा करते हैं कि उसे चूल्हे पर भी बनाते हैं, पर जो असली तरीका है, जो सही तरीका है पोंगल मनाने का, वो यही है कि उसे धूप में रखकर उफान आने दिया जाए। उफान यानी कि एक उबाल आने दिया जाए। तो 10:30-12 बजे तक उसमें उफान यानी कि उबाल आ जाता है और चारों ओर पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा चावल और दूध है उसमें उबाल आ चुका है। तो अब चलिए जानते हैं एक और फसल के त्योहार के बारे में। हमने पहले जाना तमिलनाडु के बारे में। उसके उत्तर की तरफ जाए तो वहाँ आता है गुजरात, और गुजरात में फसल का त्योहार मनता है मकर संक्रांति। अब उसे पतंग का पर्व, उत्तरायण, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो गुजरात के मकर संक्रांति में पतंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पतंग के बिना गुजरात की मकर संक्रांति या फिर पतंग का पर्व बिल्कुल अधूरा होता है। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, या फिर 5 साल का बच्चा हो या 60 साल के बूढ़े इंसान, वो कोई भी हो, सब लोग पतंग ज़रूर उड़ाते हैं। तो उस दिन पतंग का बहुत महत्व होता है और हज़ारों लाखों बहुत ही ज़्यादा पतंगों से सूरज
बिल्कुल ढक सा जाता है। तो इस दिन गुजरात की मकर संक्रांति में सूर्य का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य जो है मकर संक्रांति है, उसका दूसरा नाम उत्तरायण भी है। तो उत्तरायण 2 शब्दों से बना है, उत्तर और उसके प्लस अयन। उत्तर और अयन नाम के शब्द से बना होता है। हमें पता है कि आमतौर पे हर दिन जो सूरज होता है वो पूरब से निकलता है, पर जो 14 जनवरी है, जिस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उस दिन से जो सूर्य होता है वो थोड़ा उत्तर की तरफ से उगता है। इसीलिए उत्तर प्लस अयन, अयन का मतलब होता है आना, उस तरफ आना। तो उत्तर और अयन से उत्तरायण, यानी कि सूरज थोड़ा उत्तर की तरफ आता है, इसलिए उसे उत्तरायण भी कहा जाता है। वैसे भी दक्षिणायन है, यानी कि 6 महीनों के बाद जो सूर्य है वो थोड़ा दक्षिण की तरफ चला जाता है, तो वो दक्षिणायन, पर इससे नहीं लेना देना। और जो उत्तरायण है उस वक्त फसल भी कटकर घर आती है। तो ये हुआ गुजरात का फसल का। हमने गुजरात के बाद हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो फसल का त्योहार होता है उसे जाना जाता है घुघुतिया के नाम से। तो अब उस दिन क्या होता है, तो उस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर, अच्छी तरीके से गूंथ कर उससे एक पकवान बनाए जाते हैं, और उस पकवान को अलग अलग आकार दिए जाते हैं। जैसे उसमें है डमरू, तलवार, दाड़िम के फूल, यानी कि जो हम अनार खाते हैं उसके फूल, वैसे ही उस तरह के उसे आकार दिए जाते हैं। फिर उस आकार देने के बाद उसे अच्छी तरीके से तला जाता है, और तलने के बाद उसे एक माला में अच्छी तरीके से पिरोया जाता है। और उस माला के बीच में, यानी कि जो माला है तो उसके बीच में संतरा या फिर गन्ने की गठरी, वैसी सारी चीज़ें बांधी जाती है। और ये काम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और वो उसे बहुत ज़्यादा रुचि और उत्साह से करते हैं। अब माला में पिरो लिया, अब उनका क्या करेंगे, अब वो माला सुबह ही बच्चों को दी जाती है। तो ठंड के कारण जो घाटियां हैं उससे पक्षी बहुत ही दूर दूर चले जाते हैं। तो दूर चले जाते हैं तो इन्हें बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बच्चे वो माला में पकवान है उसे तोड़ तोड़ कर उन्हें देते हैं, और उसके साथ एक गाना भी गाते हैं, जैसे कि कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मके दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मके दे जा सोने की छुरी। यानी कि ये लो, ये खाओ और आप आओ और मुझे मेरी सारी विशेष आप पूरी करो। इनके साथ बच्चे अपनी जो मनोकामनाएं होती है, अपनी इच्छाएं होती हैं, उन्हें भी मांगते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे जाना कि बहुत सारे राज्यों में फसल के त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं चावल, दूध और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के अनाजों की खिचड़ी बनती है। अब कहीं जगहों पे लोगों का सैलाब, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो नदी में स्नान करने जाते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, फिर भी एक डुबकी तो लोग ज़रूर लगाते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि तिल रखने की भी जगह नहीं होती। अब तिल से एक बात याद आई कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना, तिल को पानी में डाल के उससे स्नान करना, या फिर तिल को आग में डालने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और तिल के पकवान, तिल और गुड़ को मिलाकर उससे पकवान भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि तिल और गुड़ जो है, तिल भी है और गुड़, वो दोनों चीज़ें हमारे शरीर को सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा गर्माहट देती है। इसके लिए उसका वैज्ञानिक कारण भी यही है। तो उस दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशियों का त्यौहार होता है। तो आपने यहाँ पे जाना कि अलग अलग ढंग से कैसे मनाते हैं, पोंगल किसे कहते हैं, सरहुल किसे कहते हैं। आपको ये जान के भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि हम अगर एक ही इलाके में रहे तो भी वहाँ हर लोग उसे अलग अलग ढंग से भी मनाते हैं कई बार, है ना। ये अलग सी बात कुछ फसलों के त्यौहार की। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इस चैप्टर का दूसरा वीडियो, यानी कि उसमें इस चैप्टर का जो ग्रामर है उसे लेकर भी हम जल्दी आएंगे। बाय बाय।